हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे अभिजीत चावड़ा की एक वीडियो जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि क्यों हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है और पता नहीं चल पाया कि उसमें जो लिखा है उसका मतलब क्या है। जबकि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं वो डिसाइफर हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रीक पिरामिड्स के अंदर जो स्क्रिप्ट मिली थी उनको एक कोई फीमेल प्रोफेसर थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने डिकोड कर दिया था और क्या लिखा है वो पता चल गया था। जबकि वो आई थिंक इसको हीलियोग्राफिक्स कहते हैं या क्या कहते हैं, जो कि डिफरेंट तरीके की ड्राइंग्स में समझाया होता है चीज़ों को। तो ग्रीक्स का भी कुछ इसी तरीके का राइटिंग सिस्टम था, बट उसे डिसाइफर कर लिया गया। लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है और उसी के रीजंस के ऊपर बात हो रही है। तो चलो देखते हैं। So, what are the reasons behind the language of Indus Valley remaining undeciphered? Despite similarity in Vedic Indus culture, why is the language a mystery with no connection with Sanskrit? What a wonderful, fantastic question. So, there is something called the Frawley paradox. Its originator is Dr. David Frawley, who is a very famous Indologist. He is an American Hindu, very nice person and a great scholar. बहुत ज़्यादा प्रो, आप मुझे पता है कि बात कर रहे हैं, थोड़ी बियर्ड वगैरह रखते हैं। आई मीन ही इज़ अलाइव। बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है वो, जो कि आई मीन नेसेसरीली कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी कंट्री के प्रति बहुत प्रो होते हो, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो इस मतलब बहुत आपकी लाइकिंग होती है उस तरफ, तो इस बात के चांसेस होते हैं कि आप थोड़े से बायस्ड हो गए उस तरफ। और ऑनेस्टी इस बात की डिमांड करती है कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ आपकी क्या कहेंगे उसे, क्या है, आपकी रिस्पेक्ट है या किसी चीज़ को आप डियरेस्ट होल्ड करते हो, तो उस चीज़ के बारे में जो आप रिसर्च कर रहे हो, तो इस चीज़ को पहले ही डिक्लेयर कर दो कि मैं हो सकता है शायद बायस्ड हूँ। तो आई गेस आई मीन जिस मैंने सोचा मेंशन कर दूँ। So, Frawley's paradox says that India has the world's most extensive ancient literature, which is Sanskrit literature. Even though most of India's literature was destroyed in the burning of our great universities, even though this happened, we still have millions of ancient manuscripts that are gathered in dust in various archives and various temples and all that. So we have the world's greatest literary tradition, the oldest literary tradition, and we also have one of the world's greatest ancient urban population center, the world's greatest ancient civilization, which is the Harappan civilization. And historians would like us to believe that this literary tradition that we have has come from the Central Asian steppe and from Europe, and this great population center is completely different from that. So, ओके, यहाँ पे एक चीज़ बतानी है। हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली एक ही चीज़ है। हरप्पन देखो, एक होता है सेट, एक होता है सबसेट, ठीक है। हिंदुज़म के सबसेट होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के सबसेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये नेशन है, ये उसके स्टेट्स हैं। नेशन सेट हो गया, स्टेट सबसेट हो गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सेट है और हरप्पा उसका एक सबसेट है। हरप्पन सिविलाइजेशन उसका एक सबसेट है, क्योंकि एक साइट हरप्पा है जो कि आई थिंक इंडिया में ही है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो है जो कि सबसे बड़ी साइट है, वो पाकिस्तान में। एक और साइट है जिसका नाम है धोलावीरा, जो गुजरात में है। आई थिंक काफ़ी लोगों ने उसका रिसेंटली नाम सुना होगा, क्योंकि उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डेजिग्नेशन मिल गई है, अप्रूव हो गई है। तो वो भी रिसेंटली चर्चा में भी थी थोड़ी। वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक सेंटर माना जाता है। तो हरप्पा एक सेंटर था बेसिकली। So that is the Frawley paradox. We have this great population center, and we have this great literary tradition in Sanskrit, and we are unwilling to put two and two together and associate these two with each other. So the point is that the language of the Indus Valley civilization, the so-called Harappan civilization, was most likely Vedic or post-Vedic Sanskrit. There is no other logical alternative. Some proponents of the Aryan invasion theory
or the Aryan migration theory, soon to be Aryan tourism theory, they would like us to believe that this was a Dravidian civilization and Proto-Tamil or something like that was the language of the Indus Valley region. Well, what evidence do you have for this? There is none टूरिज्म whatsoever. लंबा हो गया टूरिज्म And थोड़ा. there is beginning to emerge some evidence that the Indus Valley script may be the precursor of the Brahmi and Kharoshthi scripts, which were used to write most ancient languages in India, primarily Sanskrit. Now, why has this script not been deciphered yet? Because nobody has. See, to decipher an ancient script, you need funding, you need a think tank, you need to bring a number of brains together, you need to bring a number of scholars together, and that has never happened in this country. The government has never shown any genuine willingness to do this. So what's happening is that you have isolated scholars trying to do this. जहाँ जितनी ही ज़्यादा ये दुख की बात है, पर उसी जगह हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि देखो, अगर आपके पास 10 ही रुपए हैं ना, तो आपको उस 10 रुपए से वो काम करना पड़ेगा जिसकी आपकी एग्जिस्टेंस या आपकी सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंडिया एज ए नेशन जब बना था तो ज़्यादातर समझदार लोग सो कॉल्ड उस वक्त के उनका मानना ये था कि इंडिया 10 साल सर्वाइव नहीं कर पाएगा एज ए कंट्री. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं इस कंट्री में. लैक ऑफ रिसोर्सेज नॉट इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज एज इन बिजनेस एम्पायर, मनी, पूरा का पूरा निचोड़ के जो चले गए थे ब्रिटिश इंडिया को, उसकी वजह से. तो एज ए कंट्री आज भी इसरो पे आरोप लगते हैं कि आपके देश में इतने लोग भूखे हैं और आप स्पेस रिसर्च पे पैसा बहा रहे हो. ये कौन सी अकल है या फिर कहाँ की इंसानियत है? तो जो इस तरीके की रिसर्चेज हैं, इन पे लगाने के लिए, ये छोड़ो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी सिविलाइजेशन के लिए साइंटिफिक रिसर्च है, डिफेंस रिसर्च है. उन पे पैसा ढंग से नहीं लगता. DRDO जिस लेवल की एजेंसी होनी चाहिए थी, जिस लेवल की उसको फंडिंग मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती. उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रियल एक सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च, वो नहीं हो पाती ढंग से. मोस्टली लोग जो रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं और ट्रूली इंटेलिजेंट और क्रीम है जो सोसाइटी की, वो इमिग्रेट हो जाती है, माइग्रेट हो जाती है बाहर. अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी उनको मिलती है. और कई लोग तो वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल के एक्कोलेट्स भी जीतते हैं. तो वो टैलेंटेड हैं वो लोग, पर उनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि नहीं है वो वाली फैसिलिटीज़ यहाँ. तो ये वाली जो रिसर्चेज है, एज मच एज दे आर इम्पॉर्टेंट, बट दे आर स्टिल सेकेंडरी टू दैट साइंटिफिक रिसर्च. और सेकेंडरी होने के बावजूद भी जब वहाँ काम नहीं हो रहा, तो समझ रहे हो ना, मतलब खाने को है नहीं तो घूमने चलने की बात हो रही है. मतलब लाइक सम, ये वो वाली सिचुएशन है. और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्शन और ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री की, वो अलाउ ही नहीं कर पा रही कि हम इस तरफ आएँ. रोड ढंग से नहीं बन पाई है, पानी और बिजली नहीं पहुंच पाया देश के हर कोने में. तो पहली बात तो प्रायोरिटी के हिसाब से भी ये सबसे ऊपर नहीं आ रहा. और दूसरी बात कि जो चीज़ प्रायोरिटी में ऊपर आ भी रही है, उस पर भी काम नहीं हो रहा. उस पर कौन सा काम हो रहा है? तो ये जो हमारे हज़ार दुख हैं उनमें से उन्हीं दुखों की लिस्ट में कहीं बाद में ये दुख आता है कि यार हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की रिसर्च क्यों नहीं हो रही है. और एक और तेज़ और लाउड कार वाला गुजरा बाहर से, मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम. But it's so far never happened. And another possible reason may be that the script that we find. और अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इंडिया में चलो गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो बाहर के रिसर्चर्स ने कभी इसको डिसाइफर करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि जो इजिप्ट की जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट जो डिसाइफर हुई है, एंशिएंट इजिप्शियन स्क्रिप्ट, वो कौन सा इजिप्शियंस ने की है? वो भी तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने और अमेरिकन स्कॉलर्स ने अपने रिसर्चेस के अंडर की है. हालांकि ये बात अलग है कि इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग उस तरफ, वेस्ट में.
these ancient inscriptions may just be a form of shorthand. And maybe the people of that era of our civilization, maybe they used to write the actual script on paper, on a form of paper or on cloths. And maybe none of that has survived over these thousands of years. So what we are left with is this form of shorthand, which is not really the real script that they used. That is also a possibility. So that is, of course, speculation. We don't have evidence for that, but it is a possibility. So what I would like. अच्छा हुआ सर आपने मेंशन कर दिया, क्योंकि मैं अगली बात यही कहने वाला था कि इसका ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली अंदाज़ा लगा रहे हैं. To see happen is that we should start using machine learning and artificial intelligence to start parsing and analyzing this ancient, whatever evidence of ancient script that we have collected thus far, and try and see which linguistic morphology it matches the most closely. Most with. So that could be मोस्टली इजिप्शियन यार, एग्जैक्टली इजिप्शियन से बहुत ज़्यादा मैच so we need करता to है. start using technology to tackle these old unsolved problems. So that's what I would like to see happen. बहुत सही. My strong conviction is that the people of the Harappan era and the geographical region, they spoke Vedic or post-Vedic Sanskrit. This is definitely a post-Rigvedic post-Rigvedic phase of our civilization. Because if you see the Rig Veda, it speaks about a pastoral India. It doesn't speak of any urban centers at all. It speaks about a rural phase of India's civilization, which must have happened long before the urban phase of India's civilization, which is called the Harappan phase. So I am convinced that the language of the Harappan civilization was either Vedic or post-Vedic Sanskrit, definitely pre-Paninian Sanskrit. So let's see, I hope that this mystery will be resolved sooner rather than later. So Okay. what are the reasons behind? आई थिंक प्री पानिनी इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि जब पानिनी आए थे, पानिनी बेसिकली दुनिया के पहले लिंग्विस्ट थे, जिन्होंने पहले लिंग्विस्ट लैंग्वेज को एक कोडिफाइड तरीके से ग्रामर का इन्वेंशन बेसिकली उन्होंने की है. कोई भी बंदा जब लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई करता है पूरी दुनिया में, तो आज भी पहला नाम पानिनी का ही लिया जाता है. कई बार अगर आप किसी वेस्टर्नर की एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो वो पनीनी यूज़ करते हैं. पनीनी एक इटालियन फॉर्म ऑफ मीट होती है खाने के लिए पिज़्ज़ा पे, पनीनी पिज़्ज़ा. तो वो जोक करते हैं उसके बारे में. बट एनीवे, बाहर बारिश शुरू हो गई है तो थोड़ी शायद एक्स्ट्रा आवाज़ है, सॉरी उसके लिए. तो शायद इन्होंने पनीनी की बात इसलिए की क्योंकि उन्होंने कोडिफाइड कर दिया था लैंग्वेज को. और इनका कहने का मतलब ये है कि उनके पनीनी के आने से पहले लैंग्वेज एक जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल लोगों के बीच से निकल के आती है, वैसे वाली जो संस्कृत थी, अनऑर्गेनाइज्ड, उसकी ये बात कर रहे थे. बट अगेन ये भी एक स्पेकुलेशन ही है. हालांकि इसके पीछे थोड़ा सा लाइक थोड़ी सी सोच है इसके पीछे, बट है ये भी एक स्पेकुलेशन ही. और बेसिकली मेरा ये कहना होगा कि इसका कोई जवाब नहीं है अनडिसाइफर्ड. ऑफकोर्स उस पर उतना या तो काम नहीं हुआ है, या उस लेवल की टेक्नोलॉजी हमने अचीव नहीं की है कि हम अभी इसको डिसाइफर कर सकें. यही इसका आंसर है. और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने कहा कि हमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि मुझे कभी पर्सनली आइडिया नहीं आया. तो मुझे बहुत ही अच्छा डायनामिक आइडिया लगा. बट एनीवेज, आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.